हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपको याद होगा कि आज हमें क्या करना है। कल हमने ये सारा जो अभी स्क्रॉल हो रहा है आप देख रहे हैं, ये सब कर चुके हैं हम। आज हमें रिएक्शन आइसोकोर करना है क्योंकि रिएक्शन आइसोथर्म हम कल कर चुके थे और आज हमको स्टार्ट करना था अपने रिएक्शन आइसोकोर। ठीक है, तो रिएक्शन आइसोकोर पे हम पहुंचते हैं अभी। ये रहा अभिक्रिया समआयतनिक यानी कि रिएक्शन आइसोकोर। ठीक है, देखिए रिएक्शन आइसोकोर पेज नंबर 62 से हम आज स्टार्ट करेंगे अपना। और हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस आर टी एल एन के पी होता है। ये हम पहले से जानते हैं, कल हम ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन का यानी इक्वेशन नंबर 1 का हम जो है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी नियत दाब पर ताप के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। जब ताप के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और आप देखिए पहले हम आर टी का करेंगे, एल एन के पी जो है वो यहाँ है कि क्या रहेगा कांस्टेंट, उसके बाद आर टी कॉन्स्टेंट रहेगा, एल एन के पी का करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आर एक कांस्टेंट है, पहले टी का होगा, तो टी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस आर एल एन के पी, क्योंकि एल एन के पी तो ऑलरेडी क्या था, कांस्टेंट था, माइनस माइनस का साइन आएगा। अब की बार आर टी कॉन्स्टेंट है आ गया, और एल एन के पी का क्या हो जाएगा, डी एल एन के पी अपॉन डी टी। ये हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, टी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, टी माइनस आर टी एल एन के पी, और यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। माइनस आर टी एल एन अपॉन माइनस आर टी एल एन के पी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, डेल्टा जी नॉट, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे, ये आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी जो है इक्वेशंस आती हैं, या हम कहें ऐसे फार्मूला आते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन की बात होगी। जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होगी तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, इसमें हम क्या कर देते हैं, ऊपर उसको थोड़ा चेंज करने के लिए उसके ऊपर हम यहाँ नॉट यानी जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन को जो है एक्सप्रेस करता है। तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम डेल्टा जी नॉट निकालें, क्योंकि ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आई 4 नंबर में, इक्वेशन 3 से भी अगर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालें तो देखिए ये पूरी जो वैल्यू है ये नेगेटिव की है, ये किधर चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, इक्वल टू की इस तरफ चली जाएगी, और किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। वही किया है नेक्स्ट इक्वेशन में। आप देखिए तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपके हो गया है आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी प्लस टी डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आई, और इक्वेशन 4 में भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप जानते हैं कि ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा क्या, आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी इजिकल टू डेल्टा एच नॉट। तो डी एल एन के पी अपॉन डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आर टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड वन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये वन ऑफ इक्वेशन है। और इफ़ डेल्टा एच नॉट इज़ टेकन एज कांस्टेंट फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी हमने यहाँ क्या लिया, एंथैल्पी। हमने कहा है कि टेम्परेचर की रेंज जो है बहुत स्मॉल है, यानी टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, बहुत स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, और उस स्मॉल रेंज में डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। जब इसको कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट इसको कांस्टेंट मान करके इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के पी, यानी समाकलन कर रहे हैं, और ये तो कांस्टेंट ही था तो ये हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा एच नॉट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, 1/t स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस 1/t होता है। तो ये हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो आएगा ही आएगा, और इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो लॉग बेस 10 के पी माइनस
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर आप देखें तो ये वाई है और ये माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, ये क्या है, माइनस का एम है, और 1 अपॉन टी क्या है, एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे अपने, जो सी होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन m यहाँ माइनस का आ रहा है, यानी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी आ रहा है। तो इसीलिए इसमें जो स्लोप जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन पॉइंट से ना निकल के ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इसमें ग्राफ प्लॉट होगा log के पी, ये y एक्सिस पे, और 1 अपॉन टी एक्स एक्सिस पे। तो इसका स्लोप होगा वो होगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टेन थीटा। तो आप डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं उससे, क्योंकि डेल्टा एच नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आर कांस्टेंट है और टेन थीटा आप निकाल ही लेंगे, और 2.303 कांस्टेंट, तो सिर्फ डेल्टा एच नॉट निकालना वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा लिए हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जो है जो ये बताते हैं या एग्री करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अगर लार्ज ना हो तो डेल्टा एच नॉट क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट, यानी कैसा रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है या नियत रहता है, ठीक है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन ने बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर के यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकाली गई है, जो ये चीज़ प्रूफ करती है कि जो है जब टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा ना हो तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या होती है, लगभग कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 6 को डेफिनाइट जो है टेम्परेचर लिमिट यानी T1 से T2 के बीच में हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। देखिए ये आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए आप ज़्यादा अच्छे से समझ मिलेंगे। इक्वेशन नंबर 6 ये है ना, डी एल एन के पी अपॉन डी टी, ये डी टी इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो डी एल एन के पी का भी क्या हो जाएगा, के पी 1 से के पी 2 तक इंटीग्रेशन, और इसका T1 से T2 तक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा, और ये डी टी इधर जाएगा, तो बच्चे क्या, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए डी एल एन के पी का के पी 1 से के पी 2 तक इंटीग्रेशन, और माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर कॉन्स्टेंट डी टी अपॉन टी स्क्वायर, इसका T1 से T2 तक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल एन के पी 2 अपॉन के पी 1, और ये हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर कॉन्स्टेंट, और डी टी अपॉन डी स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है, T1 से T2 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 से T2 तक। तो आप जानते हैं इसके अपन पहले रखते हैं माइनस 1 अपॉन T2, और फिर हम रखेंगे माइनस, तो माइनस और माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन T1। तो 1 अपॉन T1 को हमने आगे ले लिया, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये है वांट ऑफ इंटीग्रेटेड इक्वेशन, यानी ये समाकलित रूप है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने किया था ये भी वांट ऑफ इक्वेशन है, पर ये समाकलित नहीं थी, ठीक है। ये डिफरेंशिएट है और ये इंटीग्रेटेड है, यानी ये समाकलित रूप है, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, लॉग के पी को ये इसको किया गया है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझने में कम आएगा, इसलिए मैंने इसको खोल करके पूरा यहाँ इंटीग्रेशन इसका करके रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया वांट ऑफ इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है। इसी का जो रिएक्शन आइसोकोर निकालने का एक और अल्टरनेट मेथड भी है। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो ये एक सिंपल मेथड है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी होता है, हम जानते हैं रिएक्शन आइसोथर्म से, और गिब्स इक्वेशन से हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है, ठीक है। ये भी गिब्स इक्वेशन है, ये आप जानते हो, मतलब ये दोनों पुरानी इक्वेशन हैं जो जानते हैं, मतलब इसमें कोई भी इक्वेशन आपको बीच में नहीं आएगी ऐसी जो आपको याद रखनी पड़े। ये दोनों वेल नोन रिलेशन है जो एनी टाइम बच्चे को याद रहते हैं, एनी टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद होंगे तो आप इनसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यानी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो एल एन के पी निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ये जो आर टी है ये दोनों के नीचे जाएगा, यानी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो टी से टी कट जाएगा तो बचेगा क्या, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, ठीक है। और इसको हम के पी 1 और के पी 2 और T1 और T2 के बीच में हम क्या करेंगे, इसका वही इंटीग्रेशन है बेसिकली, या हम ये कह सकते हैं कि दो भिन्न ताप हैं T1 और T2, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर होंगे T1 और T2, तो उसके लिए जो साम्यावस्था फलन है, यानी KP1 और KP के जो साम्यावस्था फलन है KP, वो भी कितने हो जाएंगे, 2।
दो अलग अलग ताप पर साम्यावस्था फलन भी अलग अलग हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी Kp1 के लिए क्या हो जाएगा, ln Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT1 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। अब देखिए डेल्टा H1 और 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है और एंट्रोपी भी, ठीक है। और ln Kp2 क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर RT2 अपॉन सॉरी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, ठीक है। और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। यानी ln Kp2 माइनस ln Kp1 बचेगा क्या, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पूरा आ जाएगा। यानी log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो देखिए ये अल्टरनेट मेथड है इसी को निकालने का, ठीक है, एक ही बात है, इस तरीके से आ जाता है, माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो आई थिंक ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको इजी लगेगा। यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है रिएक्शन आइसोकोर हो गया। रिएक्शन आइसोकोर के बाद में जो है अपने को करना है इसके अंदर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। उससे पहले जो है हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है, और क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बाद में हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन करेंगे, या पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन करेंगे उसके बाद क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट है वो है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। देखिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी आपको याद होगा, बेसिकली देखा जाए तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी यानी क्लॉसियस असमानता अपन कर चुके हैं, ठीक है। बस वहाँ पे वो वर्ड यूज़ नहीं किया था, बाकी अपन कर चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब अपन चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था तो हमने देखा था एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन। तो उसके लिए हमने आइडियल गैस लिया था कि आइडियल गैस के n मोल का V1 से V2 तक अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल मतलब समतापीय जो है एक्सपेंशन मतलब जिसको हम कहते हैं प्रसरण हो रहा है, ठीक है, समतापीय प्रसरण हो रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 तो समतापीय प्रसरण है n मोल का। तो हम जानते हैं कि अगर समतापीय प्रसरण होता है तो डेल्टा E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q माइनस W। तो जब डेल्टा E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है, Q इज इक्वल टू W। और एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, डेल्टा S सिस्टम की Q रिवर्सिबल बाई T, ये फार्मूला है एंट्रोपी का, ठीक है। जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने ये पढ़ा था, एंट्रोपी चेंज का फार्मूला है Q रिवर्सिबल बाई T। इट मीन्स और Q रिवर्सिबल क्या होता है, NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 होता है। अगर आपको याद हो तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वहीं पर है कि हमने वहाँ पर इंटरनल एनर्जी, वर्क और एंथैल्पी ये सारी चीज़ें निकाली हुई हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो हीट होती है Q रिवर्सिबल उसकी वैल्यू होती है NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, आपको याद होगा, नहीं तो आप वो डेरिवेशंस देख सकते हैं जा करके, ठीक है। खैर तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल बाई T। Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या होती है, तो T से T कट जाएगा, बचा क्या, NR नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो हम जानते हैं कि सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग उतनी खोएगा, क्योंकि सिस्टम ने ली कहाँ से, सराउंडिंग से ली। तो सिस्टम ने अगर Q रिवर्सिबल ली है सराउंडिंग से तो सराउंडिंग ने अपनी कितनी खोई, Q रिवर्सिबल खोई। इट मीन्स डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस Q रिवर्सिबल बाई T, क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस और रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं कि जितनी हीट सिस्टम लेता है उतनी ही सराउंडिंग खोएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉस ऑफ हीट नहीं होता है, ठीक है, एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है।
जो कि बेसिकली हाइपोथेटिकल है, क्योंकि आइडियलिटी होती नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडियल कंडीशन में आइडियल गैस के लिए आइडियल प्रोसेस देखा गया है, और ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, यानी हम कह सकते हैं काल्पनिक है, क्योंकि आइडियलिटी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम की एंट्रोपी कितनी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और सराउंडिंग की कितनी, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब करी तो ये पॉजिटिव, और इसने जो है अपन कह सकते हैं इसने इमिट करी तो ये माइनस में नेगेटिव होगी, यानी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी फिजिकल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। आइडियल गैस के लिए ऐसा होता है। आदर्श गैस के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब समतापीय आइसोथर्मल, यानी कि हम कह सकते हैं कि समतापीय उत्क्रमणीय समतापीय जब रूपांतरण होता है गैस का, ठीक है, तो उस टाइम पे सिस्टम यानी कि निकाय और उसके परिपार्श्विक की जो कुल एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है, कुल एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो नहीं होता है, यानी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये तो बात हुई आइडियलिटी की, या हम क्या आइडियल कंडीशन, जो कि क्या है हाइपोथेटिकल है, या रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होते नहीं हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल और हाइपोथेटिकल, बट जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल। ये हम जानते हैं कि जो एनवायरमेंटल प्रोसेस होते हैं ये सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। तो हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस की। व्हेन लेट कंसिडर्ड सेम स्टेट चेंज, यानी सेम जो है अवस्था परिवर्तन अकर इन इरिवर्सिबल, यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में हम देखेंगे एट ए टेम्परेचर टी पे, यानी समान अवस्था परिवर्तन हम देखेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। हमने वही गैस ले ली और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ले लिया जिसमें हम अवस्था परिवर्तन देखेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम इज़ लेस देन एब्जॉर्ब हीट, कि इसमें जो सिस्टम वर्क करता है वो एब्जॉर्ब हीट से कम करता है। ठीक है, इसका मतलब जो एब्जॉर्ब हीट है क्यू इरिवर्सिबल, वो भी क्या होगी, कम होगी, किससे, क्यू रिवर्सिबल से। वर्क कम हुआ, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट भी क्या करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि वो नो डाउट हीट तो कम एब्जॉर्ब करेगा, बट एंट्रोपी क्या है कि स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है इसीलिए निकाय की एंट्रोपी यानी जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी होती है, यानी निकाय की एंट्रोपी में जो वृद्धि है वो समान होएगी, इक्वल होएगी, चाहे सिस्टम रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। इट मीन्स जो डेल्टा एस सिस्टम है वो तो हमेशा यही रहेगा क्यू रिवर्सिबल बाई टी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, हमारा इरिवर्सिबल है, तो इसीलिए वर्क कम हुआ, और जब वर्क कम हुआ तो सिस्टम ने हीट कम एब्जॉर्ब करी, और जो हीट कम एब्जॉर्ब करी तो वो कितनी करी, क्यू इरिवर्सिबल के बराबर करी। तो क्यू इरिवर्सिबल उसने हीट एब्जॉर्ब करी थी, तो ये तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, सराउंडिंग ने खोई कितनी, क्योंकि सिस्टम हीट लेता कहाँ से, सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग ने जो हीट खोई वो भी क्या है, क्यू रिवर्सिबल से कम खोई, और वो कितनी खोई, क्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। देखो सिस्टम क्यू इरिवर्सिबल बाई टी नहीं होगा, वो रिवर्सिबल बाई टी होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एंट्रोपी है वो भी क्या है कि स्टेट फंक्शन है, तो एंट्रोपी चेंज हमेशा इक्वल होगा, चाहे सिस्टम रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो ये इरिवर्सिबल के लिए ही है, पर वो कितना है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। लेकिन जब सराउंडिंग की बात करेंगे हम तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने सराउंडिंग ने जो अपनी हीट खोई वो क्यू रिवर्सिबल के बराबर नहीं खोई, बल्कि कितनी खोई, क्यू इरिवर्सिबल के बराबर खोई, तो वो हो जाएगा माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा एंट्रोपी में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ये टी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल, सो Q reversible by T is also greater than Q reversible by T. It means delta S total is equal to Q reversible by minus Q reversible by T minus Q reversible by T is greater than 0. ये 0 से ज़्यादा होगा। It means हम देख रहे थे कि इस रिवर्सिबल सिस्टम में जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वो कितनी होती है, 0। यानी हमने कहा था सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इरिवर्सिबल सिस्टम में जब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस से करते हैं तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी होती है वो 0 से ज़्यादा है, यानी द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन 0, यानी वो 0 नहीं हो रही है। ठीक है, यानी एंट्रोपी में क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। दिस इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि स्वतः परिवर्तिता प्रक्रमों के लिए प्रेरक बल भी होता है कि एंट्रोपी में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। अगर हम दोनों को मिलाएं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस को मिला दें तो हम उसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया, सिस्टम जिस पार्ट पे रिएक्शन करें और बाकी का जो इतना भी यूनिवर्स है वो उसका सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। यानी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। अब दो कंडीशन है, इक्वल टू कब होगी, इक्वल टू जीरो कब होगी एंट्रोपी, जब सारे प्रोसेस जो है वो यूनिवर्स से कैसे होंगे, रिवर्सिबल। लेकिन अगर यूनिवर्स के प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं तो एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या हो रहा है, इज ग्रेटर देन जीरो। और इसीलिए हम कहते हैं, आपको याद होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसको हम एंट्रोपी की फॉर्म में ये भी कहते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजेस, यानी एंट्रोपी जो है ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जितने एनवायरमेंटल प्रोसेस होते हैं यूनिवर्स में, जितने प्रोसेस होते हैं दे ऑल आर इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल होने की वजह से द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज हायर देन जीरो। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट, जबकि इरिवर्सिबल में ये टोटल एंट्रोपी बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी। यही क्लॉसियस इनइक्वालिटी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होती है, नियत रहती है या जीरो रहती है या इक्वल रहती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है। ये जो असमानता है, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो असमानता है, इसी को कहते हैं हम क्लॉसियस असमानता, यानी क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल होते हैं, अतः यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है पर एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स एनर्जी इज कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो नियत है, पर ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो यह भी हमने देखा इरिवर्सिबल के लिए कि क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज़ ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। तो डेल्टा एस सिस्टम क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, तो टी डेल्टा एस सिस्टम इज़ ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल सिस्टम। दैट इज़ कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल बाई टी कितना होता है, डेल्टा एस के बराबर, तो क्यू रिवर्सिबल पर क्या हो जाएगा, ये टी इधर जाएगा तो टी डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इसके बराबर यहाँ। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस सिस्टम इज़ हायर देन क्यू इरिवर्सिबल सिस्टम, क्योंकि उसने लिया कितना, एब्जॉर्ब कितनी करी थी सिस्टम ने, क्यू इरिवर्सिबल भी, लेकिन एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो सिस्टम हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू इरिवर्सिबल के बराबर, लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कितनी हो रही है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी के बराबर, यानी टी डी एस के बराबर, टी डेल्टा एस के बराबर। ठीक है, तो ये जो असमानता है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी, यानी क्लॉसियस असमानता कहलाता है। डेल्टा एस सिस्टम इज़ हायर देन, यानी सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्यू इरिवर्सिबल बाई टी से ज़्यादा होती है। ये तो पता ही है हमको, यानी जितना सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज से ज़्यादा होती है, और ये असमानता ही क्या कहलाती है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये होगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अब हमें करना है क्लैपेरॉन इक्वेशन, एंड देन उसके बाद हम करेंगे क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।